नमस्कार दोस्तों, बीते कुछ दिनों में देश में कई घटना घटी है जहां एक तरफ ईडी के गिरफ्तारी से हेमंत सोरेन जी की और झारखंड में सरकार के नाम और मुफ्ती सलमान अजहरी की गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तारी और भी देश में जो लगातार मुद्दे चल रहे हैं उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम अधिवक्ता हमारे साथ अधिवक्ता समाज के बंधु लोग हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कानूनी प्रक्रिया क्या है इस मसले में, अधिवक्ता लोग क्या बोलते हैं, उनका न्याय प्रक्रिया क्या है। जो सबसे पहले सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई है और जो एक शब्द को लेकर के जो उनको गिरफ्तारी किया गया वो भी गुजरात एटीएस को भेजा गया। ऐसी क्या व्यवस्था बनी कि अगर मामला गिरफ्तारी का बनता था तो पुलिस जाती, लेकिन एटीएस को भेजने की क्या आवश्यकता पड़ गया? आप बताएं कि कानूनी क्या इसमें किया है। देखिए, ऐसा है कि एटीएस का गठन ही हुआ है इसीलिए कि जब कोई देशद्रोह की बात आती है, आतंकवादी गतिविधियों की बात आती है तो उसमें जो है एटीएस जो इसका इन्वेस्टिगेशन करता है। बात को समझिए, इसलिए उसमें लोकल पुलिस का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, एटीएस ने किया है। लेकिन जिस तरीके से एटीएस की देश विरोधी गतिविधियों पर एटीएस का क्षेत्राधिकार है गिरफ्तार करने या जो है कार्रवाई करने का, लेकिन जो बयान है, बयान में एक वक्ता ने अपने जो है स्पीच के बाद में एक दोहा बोला है, तो उस दोहे पर इस तरह का कोई जो है देशद्रोह की बात नहीं आती अगर अन्य कोई कड़ी नहीं जुड़ी हुई है ना। इस देश में कोई भी अच्छा वक्ता है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या जो है अन्य लोग भी हैं, मोदी जी भी हैं, ये लोग भी सदन में बोलते हैं तो अपने भाषण में वो लाने के लिए शेरो शायरी का जो है सहारा लेते हैं और उस तरह से मुफ्ती ने भी लिए हैं, तो मुफ्ती ने भी शेरो शायरी का सहारा लिया है। उसमें इस तरह का कोई बात नहीं आ रही है उस स्टेटमेंट को देने से जिसमें कि देशद्रोह या इस तरह की कोई बात आती है। तो प्रथम दृष्टिया वो देखने पर जो है गिरफ्तारी जो है गलत दिख रही है। जो न्यायपालिका का है, न्यायपालिका के जो हम लोग तो ये करते हैं कि कोई इस तरह की बात आती है तो तुरंत जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उसमें इन लोगों ने देरी कर दिया था, नहीं तो उस समय ये 24 आवर्स के अंदर में छूट जाते। अब रह गई बात, लेकिन अब 10 दिन का रिमांड दे दिए। हाँ देखिए, अब रह गई बात उनके गिरफ्तारी में कड़ियां अन्य जोड़ दी गई। आपसे एक मजिस्ट्रेट के उतने पावर्स नहीं होते। एक जिस मजिस्ट्रेट के सामने कोई पेश कर दिया जाता है अभियुक्त, तो वो जितना तक ट्रायल होता है उसके पास जो ट्रायल का क्षेत्राधिकार होता है उतने ही में हस्तक्षेप करेगा। अब इसमें जो है वो जो आया है 153A वगैरह की जो धाराएं हैं वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट नहीं है, इसलिए उसमें मजिस्ट्रेट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसलिए उसको तो जेल भेजना ही है। और कोई भी जो अभियुक्त जो है गिरफ्तार होकर के जेल जाता है तो उसको 14 दिन का सामान्य प्रक्रिया है कि 14 दिन के पर जो है रिमांड के लिए वो किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है। पुनः जो है विवेचना अधिकारी जो होता है आईओ होता है वो पुनः रिमांड बढ़वाता है, इस तरह की प्रक्रिया है। एक और मुद्दा है देश में ईवीएम को लेकर और चंडीगढ़ का भी जो चुनाव हुए मेयर का, वहाँ पे जो बवाल में समझना अधिवक्ता बंधु इस पे क्या सोचते, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो कार्य है, हमारे संविधान की व्यवस्था के तहत इलेक्शन कमीशन जो है स्वतंत्र होना चाहिए, एक स्वतंत्र इकाई है, क्योंकि जो है यहाँ पे जनप्रतिनिधि स्वतंत्र चुन के आने चाहिए। ऐसे में जो है जब तक जो है इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं रहेगा तब तक जो है यहाँ पे चुनाव स्वतंत्र नहीं होगा। तो इस मुद्दे पर तो सीजीआई भी डांट चुका है, लेकिन जो हमारा न्यायपालिका है, चाहे वो भले ही जो है सुप्रीम कोर्ट में हो या मुख्य जस्टिस हो, उनके क्षेत्राधिकार बटे हुए है ना। जुडिशियल सेपरेशन है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बताते हैं, उसमें सभी के कार्य बटे हुए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार का जो कार्य है, सरकार अगर कार्य जो एकदम संविधान से इतर करती है तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करता है। इसीलिए न्यायालय पहले डांट देता है, जो कहता है कि आप इस तरह की कार्रवाई ना करिए जिससे कि हम हस्तक्षेप करें, है ना। संविधानिक कोई अड़चन न आए। जो टिप्पणी किए थे उसने कि जो है आप इस तरह से कर रहे हैं, जो बात वायरल हुई थी और तमाम मीडिया में भी छपा था, वो इसीलिए कहते कि कोई आप ऐसा कार्य न करिए कि सरकार के कार्य में न्यायपालिका को बार बार हस्तक्षेप करना पड़े। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत नहीं है कि वो चुनाव अधिकारी को जो 7 सीसीटीवी में देखा गया कि धांधली हो रही है, तो क्या वो खुद से वहाँ उनके मुकदमा मुकदमा चलाने का प्रस्ताव दें? हाँ देखिए, ऐसा है कि जो है यहाँ पर जो है इसी चीज पर आया है जुडिशियल जो है पावर पे, कि कहाँ पे जो है न्यायपालिका को जो जुडिशियल रिव्यू करने का पावर है ना। ये भारत पेट्रोलियम वर्सेस जो है स्टेट ऑफ जो है उसमें ऑर्डर हुआ है कि न्यायालय किस सरकार के कार्य में कितना बाधा डालेगी, इस पर है। तो यहाँ पर जो है सरकार के कार्य में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होना आवश्यक था, इसीलिए उसने कहा कि अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो हमको सुधार करना पड़ेगा। तो पहले जो है सरकार को बताया जाता है कि आप इसमें गलत हैं और अगर आप नहीं करेंगे तो हमको इसमें जो है हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जी, हेमंत सोरेन जी पे आप देखिए, हेमंत सोरेन की जहाँ तक गिरफ्तारी का प्रकरण है, हम उसके गुणदोष पे नहीं जाते कि क्या गलत किए थे क्या सही किए थे।
मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हम लोग जो है संविधान के रक्षक हैं और संवैधानिक जहाँ पे अड़चन आएगी वहाँ पे हम लोगों की कलम चलती है। इस देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जिनके पद पे रहते हुए गिरफ्तारी हुई है, तो यह संवैधानिक एक अड़चन है इस देश में। जब कोई मुख्यमंत्री किसी को इस्तीफा देता है गवर्नर को, तो ऐसे में गवर्नर आदेश पारित करते हुए कहता है कि आप तब तक कार्यवाहक बने रहेंगे जब तक जो है आपका विकल्प न आ जाए। तो हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी अगर कार्यवाहक बने हुए हैं तो उनकी गिरफ्तारी संविधानिक है। दूसरी चीज की अगर उनकी जो इस्तीफा स्वीकार हो गया तो उनके पद पे आया कौन? क्योंकि मुख्यमंत्री का पद कभी भी जो है रिक्त नहीं रहता है, या तो उसके जगह दूसरा चयन हो जाएगा, जब तक चयन नहीं हुआ तब तक कार्यवाहक जो है मुख्यमंत्री बना रहेगा। हेमंत सोरेन का जो प्रकरण है इस देश का पहला ऐसा प्रकरण है, तमाम राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ होगा, लेकिन उस समय भी जो है कार्यवाहक तब तक के लिए बनाया जाता है। और यहाँ पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जो है कोई भी मुख्यमंत्री ही नहीं रहा। पहली बार इस तरह से इस देश में व्यवस्था है कि किसी मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी के समय में जो है पद रिक्त रहा है, पद रिक्त कभी नहीं रहता है। 24 घंटे के बाद लगभग में दूसरे मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। हाँ, तो वह गलत है, यही तो बता रहे हैं कि ये संवैधानिक अड़चन है। और उसके बीच में अगर हेमंत सोरेन के लोग जाते, चाहे कोई भी व्यक्ति जाता, तो न्यायालय हस्तक्षेप करता है। किसी भी कोई भी संवैधानिक पद है, जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये पद रिक्त नहीं होता है। अगर खत्म कोई व्यक्ति होता है तो तत्काल व्यवस्था होती है, उसके पद को कौन लेगा। इसीलिए संविधान में व्यवस्था है कि फला व्यक्ति अपना इस्तीफा किसको देगा, जिसको इस्तीफा देगा वो कार्यभार जो है संभालने की वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। हेमंत सोरेन की जो बात है, हेमंत सोरेन की जो है गिरफ्तारी के समय में संवैधानिक अड़चन पैदा हो गई इस देश में, पहली ऐसी घटना है। जी धन्यवाद। एक सवाल ले ले, आपने अब देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा मेयर में जो चुनाव हुआ चंडीगढ़ के लेकर के, आपको आप क्या कहना बताइए। आप बीजेपी का पक्ष रखते हैं, बीजेपी ने ट्वीट किया था ये तो अभी झांकी है, 2024 बाकी है। सीबीआई के फटकार के बाद क्या कहेंगे? तो वो तो बाकी ही है, 2024 तो बाकी है। 2024 इसी तरह नहीं। हाँ। अब जो भी वीडियो वायरल हुई है तो मैं भी एक निराशाजनक स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। करता हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जांच के दौरान इलेक्शन कमीशन का इसको इलेक्शन को रद्द करना चाहिए। इलेक्शन को रद्द करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है, बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि इलेक्शन को बिल्कुल करते हैं। अगर जो है न्याय पक्ष में नहीं हुआ, ऐसे जो है कोई बेईमानी हुई है और ये वीडियो है, साक्ष्य है, तो इलेक्शन रद्द करके जो है फिर से ईमानदारी पूर्वक चुनाव कराना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक बिल्कुल कराना चाहिए। इसी पे हम इसी ईवीएम जो है, ईवीएम की जो बात करते हैं, ये ईवीएम में अगर अगर लोग कह रहे हैं, अगर स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो रहा, नहीं स्पष्ट किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग हैं, जैसे भानु प्रताप जी, महमूद प्राता जी, ये लोग क्या है कि ईवीएम के पूरा सेट लेकर चल रहे हैं, जिससे दिखाया जा रहा है कि वोट कैसे हो रहा है। अब ये तो निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में और जो इलेक्शन कमीशन है वो लोग जो बैठेंगे तब होगा। लेकिन जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो 50 ईवीएम की मांग कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें 50 ईवीएम अपनी तरफ से दे और हम उसको हैक करके दिखाएंगे। तो ये ईवीएम जो बता रहे हैं लेकर घूम रहे, कहाँ से लेकर आए? इनका पर्सनल खुद का ईवीएम होगा, इनका खुद का ईवीएम होगा, और जो मांग कर रहे हैं वो कहाँ दिया जाएगा? वो नहीं दिया जाएगा। यही कहना चाह रहे ना कि आपको इससे भरोसा नहीं है, तो आपके पास जो ईवीएम है वो हमें दीजिए, हम उसे हैक करके। या किसी चीज को पारित कराने के लिए पहले देश की 30 से 40% जनसंख्या का मतलब आक्रोशित होना, उनका जो है प्रस्ताव रखना, 40% जनता एक साथ खड़ी हो तो फिर ये होगा कि जो है ईवीएम जो है हटाई जाएगी। तो आप ईवीएम के पक्ष में? ईवीएम बिल्कुल पक्ष में है। जी।